अध्याय 3 आयाम। हम आयाम संबंधी भाषा प्रयोग करते ही आए हैं। कोई भी एक वस्तु 6 ओर से सीमित होते हुए 3 आयाम की ही बात करते हैं। इसमें भी मानव की दृष्टि ही प्रधान आधार है। किसी भी वस्तु के 6 ओर मानव के आँखों में प्रतिबिंबित होने के लिए कम से कम 3 प्रकार से देखने की आवश्यकता बनी रहती है। इसी को हम 3 आयाम कहते हैं। इकाई अपने स्वरूप में व्यापक वस्तु में भीगी डूबी घिरी है। व्यापक वस्तु पारदर्शी होने के आधार पर मानव के दृष्टिपात में वस्तु का अवस्थित परिस्थिति और वस्तुओं का प्रतिबिंबित चक्षु में होने को दृक् बिंदुओं के रूप में देखा जा रहा है। दृक् बिंदु के रूप में प्रतिबिंबित होने वाली वस्तुएं अपने संपूर्ण आकार आयतन का 180 अंश तक मानव के चक्षु पर प्रतिबिंबित हो सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। चक्षु पर प्रतिबिंबित होने वाली सभी वस्तुएं अपने में से आंशिकता को ही प्रतिबिंब रूप में होना परीक्षण निरीक्षण पूर्वक कर सकता है। इसे हर मानव प्रयोग कर सकता है। प्रयोग के लिए विविध वस्तुएं मानव के सम्मुख रखा ही है। इसमें एक मानव के सम्मुख खड़े होकर देखने पर लंबाई चौड़ाई मोटाई और बनावट संबंधित निश्चित अच्छी दूरी से देखने पर 180 अंश अर्थात मानव रूपी वस्तु का आधा भाग ही दिखता है। बाकी आधा भाग ओझिल ही रहता है। इस प्रकार आँखों से जो दिखता है वह अधूरा है। आँखों से देखकर केवल उसके आधार पर जो निर्णय करते हैं वह भी अधूरा है। इस पर आधारित जितने भी कार्यक्रम हैं उनका भी अधूरा होना स्वाभाविक है। मानव अपने तृप्ति पाने के क्रम में अधूरापन को स्वीकारता नहीं। इस मुद्दे पर पहले ही सामान्य रूप में स्पष्ट किया जा चुका है कि गणित आँखों से अधिक समझ से कम है। अर्थात गणित भाषा से जो बोध होता है वह आँखों से अधिक होता है। जबकि आँखों के आधार पर भी बोध होने की बात समझ में आता है अथवा चित्रित होने की बात आती है। चित्र भी नज़र के आधार पर सोच विचार बना रहता है, वह भी अधूरा रहता है। चित्र में आकार आयतन का 180 अंश ही दिख पाता है। नज़रों में भी 180 अंश ही समा पाता है। जबकि गणितीय भाषा से जो बोध होता है वह आकार आयतन का पूरा बोध कराता है। आँखों में घन का कोई प्रतिबिंबन होता ही नहीं समझ में आता है। इसके आगे यह भी स्पष्ट किया है कि गणितीय विधि से जो कुछ भी हमको समझ में आता है उससे अधिक गुणात्मक और कारण भाषा से समझ में आता है। क्योंकि हर वस्तु की संपूर्णता रूप गुण स्वभाव धर्म का समुच्चय है। रूप गुण स्वभाव धर्म संबंधी व्याख्या पहले किया जा चुका है। मानव में से के लिए हर वस्तु का बोध रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ ही संपूर्ण बोध और तृप्ति का कारण बन पाता है। इनमें से कोई भाग ओझिल रहने से मानव को तृप्ति होना संभव नहीं है। संपूर्ण समझ के आधार पर लिया गया निर्णय और कार्य व्यवहार समाधान कारक होगा। यह बात समझ में आती है। समस्या को मानव स्वीकारता नहीं, समाधान को स्वीकारता है। हर दिशा कोण आयाम में संपूर्णता के आधार पर लिए गए निर्णयों के साथ समाधान निर्गमित होता है। इसे भले प्रकार से हर मानव जांच सकता है। उक्त प्रकार से आँखों के आधार पर निर्भर होकर जितने भी प्रयोग निर्णय मानव जाति ने किया है वह सब परिणामतः अनगिनत समस्या का स्वरूप हो चुका है। यंत्र प्रमाण आँखों से अधिक हो नहीं सकता, यही सबसे बड़ा प्रमाण है। विज्ञान की चेष्टा आँख को प्रयोग करना आँखों को और ज़्यादा सूक्ष्मतम
रूप में देखने के लिए औजारों को बना लेना कर्माभ्यास में आ चुका है। अर्थात पावरफुल लेंस लाखों करोड़ों गुणा बड़ा दिखाने वाला अरबों खरबों गुणा दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेंस भी प्रयोग में आ चुकी है। इन सब के उपरांत भी आँख में जो होता है, आँख को अरबों गुणा कारगर बना ले, अर्थ उतना ही निकलता है। इसलिए ज्ञान विज्ञान विवेक संयुक्त विधि से सहस्तित्ववादी नजरिया से संपूर्ण को पहचानना, कारण गुण गणितात्मक भाषा से संप्रेषित हो पाना, बोध हो पाना, फलस्वरूप मानवाकांक्षा जीवनाकांक्षा रूपी लक्ष्य को पाना ही एकमात्र आवश्यकता है। इस पर तुलने के लिए दिशा और दृष्टि बहुत आवश्यकीय क्रिया है। दिशा को हम इस प्रकार से समझे, भौगोलिक विधियों से दिशा को हम जानते ही हैं, खगोलीय विधि से भी दिशा को जानते हैं। अब इसके साथ और दो भाग जो ओझिल हैं, विकास की दिशा और जागृति के लिए दिशा की पहचान होने की आवश्यकता है। विकास के लिए दिशा रासायनिक, भौतिक और जीव संसार के साथ पूरकता और उपयोगिता विधि से अपने कार्य व्यवहार अर्थात मानव अपने कार्य व्यवहार को निर्णीत करना ही और आचरण में लाना ही, फल परिणाम को पाना ही विकास की दिशा का मतलब है। जागृति दिशा का तात्पर्य भी यही है कि समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी पूर्वक मानव में संगीत को, सामरस्यता को प्रमाणित करना, जीवनाकांक्षा और मानवाकांक्षा को प्रमाणित करना है। इन दोनों मुद्दों पर मानव को सफल होने की आवश्यकता है। इसके लिए सहस्तित्ववादी नजरिया ही नित्य समाधान है। मानव संतुष्टि की नजरिए से रूप, गुण, स्वभाव, धर्म रूपी आयामों को स्पष्टता से हृदयंगम करने के उपरांत ही हर मानव विकास और जागृति के संदर्भ में समाधानात्मक निर्णय संपन्न होना, फलस्वरूप जागृति और विकास की दिशा में सार्थक हो पाना होता है। यही सारांश है। काल की परिभाषा क्रिया की अवधि के रूप में होना स्पष्ट है। क्रिया अपने में निरंतर संपन्न होती ही रहती है, साथ में कुछ क्रियाएं आवर्तित होती रहती हैं। ऐसे आवर्तन की निरंतरता बनी रहती है, कभी बंद होती ही नहीं। ऐसी निरंतर संपन्न होने वाली क्रिया के एक आवर्तन के आधार पर काल को पहचानने का आधार माना गया। धरती का अपने एक घूर्णन गति में पूरी धरती में दिन रात्रि संपन्न होना पाया जाता है। इसी को एक दिन की संज्ञा दी गई। ऐसी दिन रात्रि की क्रिया सदा सदा से चली आई है, चलती रहेगी। इस अवधि को 24 भाग 60 भाग से विभाजित कर घंटा, मिनट, घड़ी, पल आदि नामों से पहचानते हैं। इस ढंग से हम समय का विभाजन करते गए, क्रिया को भूल गए। समय के आधार पर हर क्रिया का मूल्यांकन करने के लिए तैयारी कर लिए। समय प्रधान हो गया, वस्तु भूल गए। इस भूल के आधार पर लिए गए सभी निर्णयों से समस्याएं पैदा हुई। क्रिया व फलन के आधार पर मूल्यांकन होने की आवश्यकता बनी रही। क्रिया के अवधि रूप में काल गणना होना स्पष्ट है। क्रिया अपने रूप में निरंतर शाश्वत है। होना, होते रहना के अर्थ में काल गणना है। सहअस्तित्व अपने आप में नित्य निरंतर होने के अर्थ में है। नित्य निरंतरता होना स्पष्ट होता है। यही निरंतरता काल संज्ञा में आती है और शाश्वतता भी काल संज्ञा में आती है। संपूर्ण प्रकृति शाश्वत होने के आधार पर, अविनाशी होने के आधार पर शाश्वतीयता प्रमाणित होती है, क्योंकि संपूर्ण पदार्थावस्था अस्तित्व धर्म के रूप में विद्यमान है। यही पदार्थावस्था विकसित होकर प्राणावस्था में वैभवित होने के आधार पर अस्तित्व सहित पुष्टिधर्मी होना पहचान में आ चुकी है। संपूर्ण जीव में अथवा जीवावस्था अस्तित्व पुष्टि सहित आशा धर्मी होना समझ में आ चुकी है। इसी क्रम में मानव अस्तित्व पुष्टि आशा सहित सुख धर्मी होना भी स्पष्ट है। सह अस्तित्व में अनुभव समाधान, अनुभव बराबर समाधान, समाधान बराबर अनुभव, समाधान बराबर सुख,
अनुभव से ही सुख होने की बात भी सुस्पष्ट हो चुकी है। इस विधि से अस्तित्व अविनाशी होना समझ में आता है। इसलिए काल नित्य वर्तमान ही है, वर्तमान वस्तु के रूप में सहअस्तित्व ही है। वर्तमान को ही हम काल नाम दिए हैं। काल शब्द में वर्तमान ही अर्थ है, वर्तमान के रूप में सहअस्तित्व ही है। इस प्रकार काल सहअस्तित्व के अर्थ में नित्य वर्तमान होना समझ में आता है। भूत और भविष्य के अर्थ में जो काल को पहचानते हैं वह भी क्रिया की अवधि के आधार पर ही पहचानते हैं, क्योंकि हर आवर्तनशीलता पहले भी घटी थी, अभी भी घट रही है और आगे भी घटती रहेगी। इस विधि से हम घटना के आधार पर भूत भविष्य वर्तमान को गढ़ने जाते हैं। मानव कल्पनाशील कर्म स्वतंत्र होने के आधार पर सहज क्रिया की अवधि को अनेक भागों में विभाजित करते हुए हम काल शून्य की जगह में पहुंच जाते हैं। यह एक छोटी सी घटना मानव के लिए अत्यंत सुलभ है। 1 घंटे को 60 से विभाजित करते चले जाएं, उसमें से एक को पुनः विभाजित कर दें। इसको कई बार करने के बाद कितना बचा कहने पर कहते हैं कुछ नहीं के बराबर या कुछ नहीं। पर यही मानव के भटकने का आधार बन गया। इसलिए विज्ञान युग में काल को पहचानना सर्वाधिक जटिल हो गया, संभव नहीं है ऐसा लगता है। वर्तमान अगर शून्य हो जाए, मानव के आचरण को कहाँ पहचाने, व्यवहार को कहाँ पहचाने, मानव ज्ञान विज्ञान विवेक को पहचानने की जगह कहाँ है। इसलिए मानव समस्याग्रस्त होकर समस्या को घटित करने लग गया, इसको अपना बहादुरी माना। इसी में मानव परंपरा काफ़ी डूब चुकी है। आगे बचने का रास्ता यही है, सहअस्तित्व, नित्य वर्तमान, विकास और जागृति का नित्य प्रकाशन। विकास व जागृति को प्रमाणित करने वाला एकमात्र मानव होने को पहचानने के आधार पर ही मानवाकांक्षा जीवनाकांक्षा पूरी हो पाएगी। प्राणावस्था मानव शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में मानव। प्राणावस्था के मूल में यौगिक विधि प्रवृत्ति स्वयं स्फूर्त विधि से होना पाया जाता है। इसके लिए अनुकूल परिस्थिति के संबंध में अध्ययन किया जाए तो केवल ब्रह्मांडीय किरण और धरती पर अनेक प्रजाति के परमाणुओं से अपने आप में समृद्ध रहना ही पृष्ठभूमि में दिखाई पड़ता है। इस धरती पर यौगिक पृष्ठभूमि के बारे में सोचा जाए तो इससे अधिक कोई कारण नहीं है। ब्रह्मांडीय अनुकूलता बनाए रखने में ब्रह्मांडीय किरण विकिरण ही एकमात्र स्रोत है। आज भी यह चीज़ इस धरती के वातावरण तक प्रस्तुत ही है। किरण जो कुछ भी पहुंच पाता है वह सब धरती की स्वयं के प्रकाश में अधिक प्रमाणित होते हैं। उसी के साथ साथ ऊष्मा का भी संबंध धरती से बना ही है। धरती में सभी परमाणु प्रभावित हैं। ऐसे स्थिति में और जो स्रोत हैं वे विकिरणीय स्रोत ब्रह्मांडीय क्रियाकलापों के प्रभाव स्वरूप अनेक धरतियों से निष्पन्न या प्रसारित विकिरणीयता का संचार ही रहता है। यह अभी भी बना है। इसी के साथ यह धरती अनेक प्रजाति के परमाणुओं से समृद्ध होने के आधार पर इस धरती में भी बहुत सारे विकिरणीय द्रव्य काम कर रहे हैं। इस ढंग से किरण विकिरण ऊष्मा के संयोग से ही संपूर्ण यौगिक क्रिया होने की पृष्ठभूमि रही है। यौगिक घटनाएं पानी की घटना से चलकर अम्ल और क्षार रूप में यौगिक घटनाएं घटित होने की संभावना की पृष्ठभूमि को स्वीकारा जा सकता है, क्योंकि अभी भी प्रकारांतर से अम्ल क्षार पानी के संयोग से विभिन्न अनुपात क्रम में विभिन्न प्रकार के रासायन द्रव्य तैयार हुआ रहना अपने सम्मुख है। इनके अनुपातों में जो कुछ भी परिवर्तन के लिए सहायक होना है वह कार्बनिक और अन्य प्रजाति के अणु परमाणुओं की सहायता सदा सदा से रही। इस प्रकार अम्ल क्षार और पानी के साथ साथ उक्त अणु परमाणु रासायनिक वस्तु की प्रजातियों की संख्या को बढ़ाने में सहायक होता हुआ पाया जाता है। इस प्रकार से इस धरती पर रसायन द्रव्य समृद्ध होने की क्रिया घटित हो रही है।
इन रासायन द्रव्यों के योग संयोग से पुष्टि तत्वों रचना तत्वों का निर्माण इस घटना के लिए विकिरणीय किरण और ऊष्मा संयोग के बने रहने से प्रसवित होता हुआ आज के दिन में वैभवित होता हुआ देखने को मिलता है। पुष्टि तत्व और रचना तत्व के योग फल में प्राण सूत्रों की रचना प्रस्तुति कार्यशीलता होता हुआ देखने को मिल रहा है। यही पुष्टि तत्व और रचना तत्व अपने आप में वैभवित होने के रूप में प्राण सूत्र और प्राण सूत्र का रचना यही ऊष्मा संयोग विकिरणीय संयोग से कंपनवश प्राण सूत्रों में रचना विधि सहित श्वसन क्रिया का प्रकाशन होता है। इसके तुरंत बाद ही प्राण कोशाओं का स्वरूप कोशाओं से रचित रचना ऐसी रचनाएं विविध होने के लिए प्राण सूत्रों में रचना विधि की स्वीकृति समझ में आती है। एक प्रकार की रचना अपने में समृद्ध होने के उपरांत दूसरे प्रकार की रचना के लिए प्राण सूत्रों में स्वीकृति फलस्वरूप दूसरे प्रकार की रचनाएं इसी क्रम में अन्य रचनाएं इस धरती पर प्रमाणित हो चुके हैं। ये सब बीज वृक्ष विधि सहित हैं। इसी क्रम में वनस्पतियों का वैभव क्रम वनस्पतियों की रचना विरचना होने का क्रम और निरंतरता यथास्थिति के रूप में है। विरचित वनस्पतियों का अवशेष ही स्वदेश संसार का आधार है। आज भी इस बात का परीक्षण कर सकते हैं। वर्षा ऋतु के पहले पत्ते इकट्ठे करके रख लें, वही पत्ते सड़ने के समय में बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। ये कीड़े मकोड़े अंडज संसार को तैयार करते हैं। ऐसे अंडज परंपरा में श्रेष्ठता की विधि प्राण कोशाओं में होना स्वाभाविक रहा है, अथवा और श्रेष्ठता और प्रजाति की बात होती रही। अंडज संसार पुष्ट होता हुआ जलचर भूचर नभचर रूप में स्थापित होता ही रहा। अंडज संसार की प्राण कोशाओं से पिंडज संसार की प्राण कोशाएँ विकसित हुई। इन पिंडज संसार में अधिकांश भूचर हुए, जबकि अंडज संसार से भूचर जलचर खेचर तीनों हुए। इसमें से अंडज संसार में नभचर अधिक हुए। इसके अनंतर जैसे ही पिंडज संसार आया भूचर अधिक हुए। नभचर और जलचर में पिंडज न्यून प्रजातियों को मिली। इसके बाद इस क्रम में पिंडज संसार में बहुत प्रजातियां विकसित होते हुए अंतिम प्रजाति के रूप में मानव शरीर रचना की परंपरा विकसित हुई। जीवन व शरीर का संयुक्त रूप में मानव परंपरा में कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता वश जीवों से भिन्न कार्य गतिविधियां मानव से संपन्न होना शुरू हुई। जैसे पेड़ काट देना, पत्थर को फोड़ देना, मिट्टी को खोद लेना, यहाँ से प्रारंभ कर घर बनाना, कपड़ा बनाना, बच्चों को पालने में जीवों से भिन्न तरीके अपनाना, ये स्वयं स्फूर्त विधि से आता रहा है। उसमें से चिन्हित रूप में घर बनाना, कपड़ा बनाना, फसल उत्पादन करना, इन चीज़ों तक सकारात्मक भाग में आ गए। ये तीनों प्रकार के कृत्य जानवरों से सर्वथा भिन्न हो गए। इसी क्रम में शरीर रचना ज्ञान को पाने का प्रमाण भी साथ साथ चलता रहा। मूल में बताई गई प्राण सूत्र प्राण कोश प्राण सूत्र में रचना विधि क्रम में आदि मानव से अभी मुख्य स्वरूप तक में प्रजाति यथावत रहते हुए श्रेष्ठता जितना भी होना था वह होता आया। इसमें मानव प्रवृत्ति का भी योगदान समाया रहना संभावित है। इस विधि से मानव का उत्थान क्रम श्रृंखला बनी। आज की स्थिति में शरीर रचना ज्ञान, उसकी मूलभूत प्रक्रिया, उसका नाप तौल, रोगों की परीक्षण विधि, दवाइयों का संयोजन, ये सब का सब व्यापार से अनुबंधित हुई या व्यापार के चंगुल में फंस गई। इस विधि से ये पूरा सकारात्मक भाग कुछ लोगों के हाथ में गिरफ्त हो गई। इससे भी सर्वाधिक मानव को असुविधाएं बनी हुई हैं। इस समस्या से मुक्त होने का सोच विचार चल ही रहे हैं। प्रधान मुद्दा शरीर रचना में प्राण कोशाओं की प्रवृत्ति। शरीर रचना मूलक में दो प्रजाति के प्राण कोशाओं का उत्सव फलता भ्रूणावस्था से गुजरते हुए शरीर रचना अर्थात अंग अवयव हाथ पैर आदि की रचना 5 महीने पूरा होते तक गर्भाशय में शिशु रचना का पूर्ण होना, शिशु रचना पूर्ण होने में समृद्ध मेधस तंत्र का होना,
जीव संसार से अधिक समृद्ध पूर्ण मेधस तंत्र तैयार होना समझ में आता है। इन्हीं अवधि में जीवन का शरीर को संचालित करने के लिए तत्पर होना, इसका संकेत माँ होने वाली नारी को समझ में आना, शिशु जनन के उपरांत उसके संवर्धन के लिए 100 वर्ष पहले जैसा ध्यान देते रहें, 50 वर्ष पहले जैसा ध्यान देते रहें, उससे अधिक सटीक ध्यान आज दे पाना आज की स्थिति में ये सब मानव के अध्ययन में आता है। इसमें रचना में विविधता के लिए प्राण सूत्रों में प्रवृत्ति के बारे में जिज्ञासा बनती है। क्यों होता है, कैसा होता है, इस मुद्दे पर सोचने की आवश्यकता मानव में आता ही है। मुख्य मुद्दा रंग और रूप ही है जिसमें विविधता हो पाता है। अंग अवयवों के कोई खास विविधता नहीं हो पाता। इस तथ्य को परीक्षण निरीक्षण पूर्वक समझ चुके हैं। कई प्रकार के रसद्रव्यों को आज का मानव सटीकता से पहचान चुका है। इसका अनुपातिक भिन्न भिन्न प्रयुक्ति के आधार पर शरीर का रंग होना पाया जाता है। कुल मिलाकर रंग शरीर के ऊपरी हिस्से में अर्ध सूखा हुआ प्राणकोशा की स्थिति में रंग का पता लगता है। चमड़े के अंदर जो रक्त होता है सबके शरीर में लाल ही होता है। ऊपरी हिस्से से रंग का पता लगता है। प्राण कोशाएं शुष्क होने के उपरांत जो प्रदर्शन करते हैं इसी को हम रंग के रूप में जान पाते हैं। इसीलिए रंग के आधार पर मानव को पहचानना मानव को पहचानने के अर्थ में सटीक नहीं है हुआ। इसलिए परस्पर मानव को सटीक पहचानने का प्रयास जारी रहा है। यह भी सोच सकते हैं बहुत पहले से भी परस्पर पहचानने के लिए रंग प्रधान रहा और कोई आधार खोजते रहे। इसी के साथ नस्ल भी बहुत प्रधान रह गए। काफ़ी समय तक मानव रंग और नस्ल प्रधान विधि से अपना पहचान बनाए रखने के लिए कोशिश किया। अभी भी इसका गवाही जगह जगह मिलता है। यद्यपि मानसिक रूप में इस जगह में से अर्थात वंशानुसंगी पहचान विधि से रंग नस्ल विचार से विचलित हो चुके हैं। इस क्रम में मानव कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता को ज्ञान विधा में सार्थक बनाने दौड़ा। तब संसार की विविधता का अध्ययन न होने की कमजोरी के कारण ज्ञान मीमांसा चाहते हुए ज्ञानी होना चाहते हुए ज्ञानी होने के लिए प्रस्तावित सभी तप साधन योग अभ्यास करते रहे, किंतु प्रमाणित होने की स्थली पर रिक्त रह गए। इसमें सांत्वना पाने के लिए उपाय रूप में शास्त्रों को आधार मान लिया। इस ढंग से धर्म ग्रंथ किताब प्रमाण माना गया। आदमी प्रमाण को प्रस्तुत करने वाला है, इसको स्वीकारा नहीं। ध्यान देने की बात यही है कि ज्ञान विज्ञान विवेक संबंधी प्रमाणों को कोई प्रस्तुत करेगा तो वह मानव ही होगा। इस तथ्य से ज्ञानाभ्यासी संसार को अथवा आगे पीढ़ी को सार्थक प्रमाण दे नहीं पाया। सहस्तित्ववादी नजरिए में ज्ञान संचार विवेक संचार ही प्रधान मुद्दे के रूप में प्रस्तुत हुई। इसके बिना भ्रम के चंगुल से छुटकारा नहीं पाएगा। इसी के लिए लोग व्यापीकरण करने का प्रयोग का शुरुआत में ही ज्ञान विज्ञान विवेक का संपूर्ण अध्ययन निर्णय लेने का सूत्र संभावना की व्याख्या ये सभी चीज विकल्पात्मक प्रस्ताव में समाहित है। यहाँ उल्लेखनीय मुद्दा यही है, चिरकाल से मानव शरीर यात्रा का जिक्र इस धरती पर है ही। जीवन अपने में शाश्वत रूप में चैतन्य इकाई के रूप में अक्षय शक्ति अक्षय बल के रूप में विद्यमान वर्तमान है ही। यह अनुकूल परिस्थिति बने रहते हुए परिवार में ही क्रमिक संयोग होते आए। सर्वप्रथम मानव ईश्वरीयता ईश्वर ही कर्ता के रूप में शरणागत होने की बात सोची। इसका अंतिम छोर तिरोभाव ही कल्याणमय होने की स्थिति। इसी के लिए सारा ताना बाना इसमें मानव भरोसा न पाने के फलस्वरूप ही सुविधा संग्रह की ओर दौड़ा। यह सबको न मिलने के आधार पर इसमें तृप्ति बिंदु का अभाव, पुनः विकल्पात्मक स्वीकृतियाँ इसी क्रम में सहस्तित्व मानव सम्मुख प्रस्तुत हुई। इसमें विचारणीय बिंदु यही है, प्राण कोशाएं मानव शरीर रचना को बनाने के संबंध में काफ़ी अध्ययन हो चुका है। यह भी मानव स्वीकारने योग्य हो चुका है कि आशा विचार इच्छा पूर्वक प्रमाण और संकल्प पूर्वक जीना ही होगा।
यह प्रभाव स्वाभाविक प्रक्रिया में आ चुका है। इसी के आधार पर हम इस बात को परिशीलन करने पर तुले हैं कि मानव के शरीर रचना में परिवर्तन हुई अथवा क्रियाकलाप में परिवर्तन हुई अथवा ज्ञान विधि में क्या हुआ। परिशीलन का आधार मानव होगा और जीता हुआ मानव ही होगा। मानव के मरे हुए शरीर के निरीक्षण परीक्षण से इन हड्डी नसों मांसपेशियों का संतुलन कैसे बना रहता है, बिगड़ने पर क्या क्या परेशानी होती है, इसका अध्ययन होता है। किंतु मानव संतुलित रहने के लिए मानसिकता और शरीर के तालमेल आवश्यक हैं। इस बात को हर ज्ञानी विज्ञानी विशेषज्ञ और सामान्य मानव स्वीकारते हैं। मानसिकता ही रोग और कष्ट को प्रकट करता है, स्पष्ट करता है। शरीर में जो कुछ परेशानी है, व्यतिरेक है, उसको पहचानने के लिए मानसिकता का प्रयोग आवश्यक है। मानसिकता ही सबको पहचान पाती है, इसके विपरीत यंत्र पहचानते हैं, इसका दावा हम करते हैं। यहीं से स्वास्थ्य संबंधी मामला यंत्र के अधीन हो गया, जबकि यंत्र किसी एक या एक से अधिक मानव से ही योजित नियोजित उत्पादित वस्तु है। इसमें मानव की मानसिकता नियोजित रहती ही है। जितने अपेक्षा से नियोजन होता है, उससे कम में ही यंत्र तैयार हो पाता है। इस बात को हम इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं, किसी यंत्र के प्रयोजन को हम गणितीय विधि से 100 आंकते हैं तो उसमें से 75 और उससे कम में ही विश्वास रखना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इस भाग को यंत्र की सुरक्षा का भाग भी माना जाता है। यंत्रों में जो कुछ भी संकेत मिलता है, इसको पढ़ने वाला भी मानव ही है। जिसको पढ़ना है अपने मानसिकता सहित ही पढ़ पाता है। आदिकाल से यह माना गया कि बेईमानी के बिना व्यापार चलता नहीं। अगर यही सूत्र हो तो इन सब उपक्रमों की क्या हालत होगी, शोध और सोचने का मुद्दा है। उपक्रमों की क्या हालत होगी, शोध और सोचने का मुद्दा है। दूसरी विधा में जो आयुर्वेद है, यूनानी विधि है, ये करीब करीब आधार रूप में एक ही है। नाड़ी और दोष पर धड़कन और धड़कन के ध्वनि को सुनते हुए शरीर की आवाज़ को सुनने की कोशिश, उसके आधार पर शरीर के कष्ट और व्यतिरेकों का अनुमान, स्वीकृति, उसके आधार पर दवाइयों की योजना, प्रयोग, सफलता पर विश्वास करना होता है। इस प्रयोग से वांछित परिणाम अर्थात स्वस्थ होने की स्थिति में रोग स्वरूप का निर्धारण किया गया था, जिसके आधार पर दवा नियोजित की थी। इस प्रक्रिया में विश्वास का उपार्जन, इस क्रम को कर्म अभ्यास का नाम दिया गया। आयुर्वेद विधि से उसकी कई विधि से रोग के बलाबल को पहचानना, उसी के अनुसार औषधि को पहचानना, वन औषधि के रूप में, खनिजों के रूप में, जीवों से उपलब्ध औषधि के रूप में पहचानना, इनका योग संयोग परिपाक विधि से औषधि के बलाबल को पहचानना, रोग से अधिक बलशाली औषधि का प्रयोग करना, यही कर्म अभ्यास रोग को पहचानने से रोग चिकित्सा तथा तक अनुशासित रहना पाया जाता है। इसमें मूल मुद्दा यही है, हर आयुर्वेदज्ञ को परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। फलस्वरूप रोगों को पहचानने, औषधियों को पहचानने, रोगों के बलाबल को पहचानने, औषधियों के बलाबल को पहचानने, पथ्य परहेज को पहचानने, अनुपात को पहचानने के सम्मिलित रूप में जो प्रयोग कर पाते हैं, इसे ही कर्माभ्यास कहते हैं। ये पूरा का पूरा ज्ञान विज्ञान विधि से चलकर अनुपान, पथ्य परहेज तक पहुँच पाते हैं। इसके फल परिणाम के आधार पर परंपरा के रूप में प्रमाण तक पहुँच पाते हैं। इसमें मूल मुद्दा यही है, समझदार मानव परंपरा के उपरांत जितने भी ज्ञान विज्ञान विवेक सहित किया गया कर्म अभ्यास, स्वास्थ्य संयम विधा में लोक व्यापीकरण करने के पक्ष में ही कार्य करता हुआ परिवर्तित होता हुआ देखने को मिलता है। दूसरे भाषा से समझदार मानव परंपरा मानवीयता विधि से जीने के उपक्रमों निष्ठाओं का वैभव ही लोक व्यापीकरण के पक्ष में उदित हो पाता है। समझदार मानव सहस्तित्ववादी विधि से ज्ञान विज्ञान विवेक से संपन्न मानव व्यक्तिवादी न होकर परिवार से सार्वभौम व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी से संपन्न हुआ रहता है।
इसलिए अखंड समाज के अर्थ में ही कार्य व्यवहार विन्यास होना पाया जाता है। अर्थात ऐसा समझदार मानव सामाजिक होना, सर्वशुभ को चाहना, सर्वशुभ के लिए स्वयं को प्रवर्तित रखना, प्रमाण होने का उम्मीद रखना, इसके लिए अभ्यास करना स्वाभाविक होना पाया गया। यहाँ उल्लेखनीय बिंदु यही है कि सहअस्तित्ववादी नज़रिए से समझदार मानव का बहुमुखी उपयोगी होना देखा गया। ऐसी चाहत हर मानव में है ही, इसलिए ऐसे वैभव सार्थक होने की संभावना समझ में आती है। समझदारी के साथ मानव का स्वास्थ्य, संयम, विधा में भागीदारी करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके साथ ही शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन कार्य, विनिमय कार्यों में भागीदारी करना सभी समझदार मानव का कर्तव्य एवं दायित्व हो पाता है। समझदारी के साथ कर्तव्य और दायित्व स्वीकृति सहज रूप में प्रमाणित हो जाता है। समझदारी के अनंतर अर्थात सहअस्तित्ववादी ज्ञान, विज्ञान, विवेक संपन्नता के उपरांत दायित्व और कर्तव्य को स्वीकारने में देरी होती ही नहीं। यह स्वयं स्फूर्त विधि से प्रमाणित होती प्रकट होती है। इन सब को भली प्रकार से परीक्षण निरीक्षण कर निश्चित किया गया है। हर नारी इसको परीक्षण पूर्वक सत्यापित कर सकते हैं। यह मानव परंपरा के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा रही है। हर मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में प्रकाशन विद्यमान है। हर मानव अपने स्वीकृति के आधार पर ही निर्णय लेकर जीता रहता है। ऐसे विचार पूर्वक निर्णय लेने के मूल में ज्ञान, विज्ञान, विवेक के संतुलन को अनुभव करना, स्वीकार करना, प्रमाणित करने के लिए प्रवृत्त होना और प्रमाणित करना। प्रमाणित करने का क्रम और प्रक्रिया समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में ही होना पाया जाता है। ऐसी प्रमाण परंपरा पीढ़ी से पीढ़ी आश्वस्त, विश्वस्त होने के लिए प्रेरक होती ही है। ऐसी आवश्यकता सदा सदा मानव परंपरा में बनी ही रहती है। उक्त विधि से परीक्षण निरीक्षण करने पर पता चलता है कि जीवन के आधार पर शरीर का संचालन हो पाता है, न कि जीवन का संचालन शरीर के अनुसार। इसे ऐसा भी स्पष्ट किया जा सकता है कि समझदार मानव अपने समझदारी के अनुसार शरीर को संचालित करता हुआ देखने को मिलता है। और समझदारी मानव का वर है, अधिकार है, वर्चस्व है। इसलिए समझदारी सर्ववांछित लक्ष्य है। समझदार मानव अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में ही हर कार्य, व्यवहार, विचारों को प्रस्तुत कर पाता है। इसके फल परिणाम में जीवनापेक्षा, मानवापेक्षा सफल हो पाता है। इसीलिए मानव लक्ष्य को पहचानने के उपरांत उसकी सार्थकता के अर्थ में जितने ही कार्य विन्यास होते हैं, कृतकारित अनुमोदित भेदों से कार्यों का फल परिणाम मानव लक्ष्य को प्रमाणित करने की स्थिति में व्यवस्था में जीना स्वाभाविक है। इसीलिए समझदार मानव के अध्ययन से यही स्पष्ट होता है कि समझदार मानव जीवन अनुसार शरीर को चलाता है। दूसरी भाषा में समझ के आधार पर शरीर संचालित होता है। अतएव इस पर हम विश्वास कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं। जागृति के उपरांत जीवन का वैभव शरीर के द्वारा मानव परंपरा में प्रमाणित हो पाता है। यह परंपरा के लिए समाधान का प्रवाह है। समाधान प्रवाह में ही मानव परंपरा का वैभव मौलिक रूप में प्रमाणित हो जाता है। इसमें हर समझदार मानव भागीदारी करने के लिए इच्छुक है ही। इसलिए हर मानव समझदार होना ही चाहता है। इस प्रकार से हर मानव के समझदार होने का लोक व्यापीकरण की संभावना समीचीन है। इस बात पर हम पहले से स्पष्ट कर चुके हैं कि पदार्थावस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से जीवावस्था समृद्ध होने के उपरांत ही मानव का अवतरण इस धरती पर हुआ। अवतरण के मूल में प्राण सूत्र में रचना विधि में गुणात्मक परिवर्तन होना, यह परिवर्तन उत्सव विधि से संपन्न होना, फलस्वरूप मानव का अवतरण विभिन्न देश काल परिस्थिति के अनुसार जीवों से भिन्न समृद्ध मेधस संपन्न जीव शरीरों से निष्पन्न होने की बात स्पष्ट की। निष्पन्न होने के उपरांत मानव में मौलिक अभिव्यक्ति जीवों से भिन्न कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता ही रहा। यह आदि मानव में भी रहा, अभी भी है। इसके प्रयोग क्रम में परंपरा में जो कुछ भी ज्ञान हुआ, उपलब्धि हुई, वह स्वाभाविक रूप से परंपरा ने अपनाया है।
इस बीच उपयोगिता को स्वीकारा है, निरर्थक को छोड़ दिया है। इसी विधि से मानव की कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता का शोध होता आया है। इस विधि से शरीर रचना का यथावत रहना, अर्थात जितने बार भी दोहराया जा रहा है अथवा पीढ़ी से पीढ़ी हो रहा है, शरीर रचना स्वरूप और शरीर रचना के मूल में सप्त धातु, इनका तालमेल यथावत बना ही रहा है। इन सभी गवाहियों के आधार पर हजारों वर्ष, लाखों वर्ष बीतने के बाद भी शरीर में समाहित द्रव्य, गुण, रचना विधि, अंग प्रत्यंग और अवयव भी यथावत ही हैं। मेधस्तंत्र सदा सदा कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता को पांचों संवेदनाओं द्वारा, पांचों प्रकार के कर्म इंद्रियों द्वारा स्पष्ट करना होता ही आया है। पहले से ही कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता की तृप्ति बिंदु को पाने की परिकल्पना प्रयास भी करते ही आया है। अब भी वह यथावत बनी हुई है। इन्हीं स्पष्ट स्थिति के आधार पर मानव अपने में परिभाषा के अनुसार मनाकार को साकार करने में सर्वाधिक सफल हो गया है। मना स्वस्थता का पक्ष यथावत रिक्त पड़ा हुआ है। यही आज की शोध का महत्वपूर्ण बिंदु है। मना स्वस्थता की वीरानी आबाद हो जाए, यही मुख्य मुद्दा है। सर्व शुभ कल्पना का आधार भी इतना ही है। इस 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक जो मनाकार को साकार करने की विधा सर्वाधिक प्रमाणित हुई है, इसके मूल में जीवन, सहज कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता में परिमार्जन होना है, न कि शरीर में। भौतिकवाद के अनुसार शरीर रचना के अनुसार चेतना निष्पत्ति होती है, ऐसा वास्तव में हुआ नहीं है। इसी आधार पर बड़ी जोड़ तोड़ से शरीर परिवर्तन के बारे में, रचना परिवर्तन के बारे में शोध करते करते शरीर रचना विशेषता क्षत विक्षत होकर प्रश्नों की झड़ी से दब गया है। इसके ऊपर नोबेल पुरस्कार का भी निर्धारण हो चुका है। इस मुद्दे की सार्थकता प्रमाण उज्जवल भविष्य की संभावना को प्रस्तुत करने में सर्वथा सफल रहा। थोड़े समय पहले से ही शरीर रचना विज्ञान के अनुसार रक्त की प्रजातियों की संख्या निश्चित हो गई। बाकी सब पहले से निश्चित थी। सभी मानव में मेधस तंत्र सब में समान है, यह भी पता लग गया। इसमें जाति, मत, संप्रदाय और रंग, नस्ल, भाषा, देश काल की कोई दखल अंदाजी नहीं है। ये सभी निष्कर्ष शरीर रचना के अनुसार चेतना बहती है, ऐसा जो सोचते रहे वह गलत सिद्ध हो चुकी हैं। इसी आधार पर क्लोनिंग तकनीकी की मूल मान्यता है कि एक मेधावी व्यक्ति को, जिसको हम मेधावी कहते हैं, कि प्राण सूत्रों को परिवर्धित करने पर उनके जैसा ही समान शरीर तैयार हो सकता है, वैसे ही चेतना भी तैयार हो सकती है। यह भी भ्रम सिद्ध हो गया है। इसी के साथ व्यापार विधा में क्लोनिंग तकनीकी में जो विशेषज्ञ हैं, उनकी यह घोषणा अपने प्रतिरूप को प्राप्त कर लो भी अर्थहीन हो गई है। पहले ये मान्यता थी, कोई अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति का 1 इंच चमड़े से हजारों, लाखों, अरबों अच्छे आदमी को तैयार कर लेंगे। जब तैयार कर लेंगे, कोई भी अपना संतान के रूप में अपना लेंगे, क्योंकि सभी अपने संतान को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं। इसी क्रम में यत्न प्रयत्न करके देखा गया। इसमें अभी तक किए प्रयोगों में जिन भेड़, बकरी, जीव जानवर के साथ प्रयोग किया गया, मानव के साथ प्रयोग किया, वह हूबहू वैसे ही नहीं हो पाया, आंशिक व्यतिरेक बना ही रहा। इस मुद्दे पर यह कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं कि शरीर रचना जैसा प्राकृतिक विधि से दोहरा रहा है, वैसे दोहराया जाए। इतने मात्र से कोई बात सिद्ध नहीं होती, क्योंकि पंडितों के संतान मूर्ख और मूर्खों के संतान पंडित होता हुआ देखा गया है। इसको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। इस मुद्दे पर यह कोई जीवन ज्ञान जब तक नहीं होता रहा, तब तक हम यह मानने के लिए तैयार थे, बाध्य थे कि वंश के अनुसार रूप, गुण, संस्कार होते हैं। इस प्रकार की मान्यता के साथ जातिवादी, वंशवादी श्रेष्ठता की बहस और वकालत पहले चली। ये सब आज की स्थिति में टूट चुकी है। ब्रह्मवाद, आत्मवाद,
जातिवाद, नस्लवाद ये सभी वाद विवादग्रस्त हो चुके हैं। फलस्वरूप शंकाओं का घेरा बलवती होता जा रहा है। शरीर रचना के आधार पर चेतना निष्पन्न होने बहने का जो आश्वासन था वह भी विवादग्रस्त हो गया। अब आदमी कहाँ जाए, यही मुख्य मुद्दे की बात है। इसी 21वीं शताब्दी के पहले दशक तक 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक से शुरू हुई एक विकल्पात्मक प्रस्ताव सहस्तित्ववादी विश्व दृष्टिकोण मानव को एक अखंड समाज के रूप में जाति, धर्म, समझ अर्थात ज्ञान, विज्ञान, विवेक और जीवन अर्थात चैतन्य इकाई में समानता, अक्षय शक्ति, अक्षय बल के समानता और जागृति के स्वरूप में समानता को बोध कराने के लिए अध्ययन विधि प्रस्तुत हो चुकी है। इसी क्रम में जीवन तृप्ति और मानव तृप्ति के एक रूपता को पहचानने की आवश्यकता है, सार्थक बनाने की आवश्यकता है। इस विधि से अर्थात सहस्तित्ववादी नजरिए से मानव शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में विद्यमान है, प्रकाशमान है। ऊपर कही सारी कहानी के तात्पर्य में मानव शरीर में कोई विकास होना नहीं और शरीर में कोई विकास होता नहीं। जो कुछ भी महिमा आदि मानव से अत्याधुनिक मानव तक प्रकाशित हुई है, यह सर्वमानव में पाए जाने वाली कर्म स्वतंत्रता, कल्पनाशीलता की अभिव्यक्ति है। यह भी स्पष्ट हो गई है। इसके तृप्ति बिंदु को शोध अनुसंधान करते हुए अर्थात कर्म स्वतंत्रता का शोध अनुसंधान करते हुए सुखी होने की आकांक्षा ही है। इसी क्रम में मनाकार को साकार करना सार्थक हो गया। यह कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति जीवन की महिमा है, न कि शरीर की, क्योंकि शरीर प्राणावस्था की द्रव्य वस्तु प्रक्रिया से ही संपादित हुआ है। ये पूरा रचना प्राणाकोश प्रधान है। ये प्राण कोशाएँ अपने क्षमता से अधिक होना संभव नहीं है। मानव शरीर रचना के लिए जितना औकात स्थापित हुई वह यथावत दोहराता हुआ दिखाई पड़ती है। कर्म स्वतंत्रता, कल्पनाशीलता, मानसिकता जो सर्व मानव में देखने को मिल रहा है, यह मानसिकता मूल रूप में जीवन जागृति की ही एक प्रक्रिया है। जीवन में निरंतर संपन्न क्रियाकलापों में से मन एक क्रिया है, दूसरी क्रिया है वृत्ति विचार, तीसरी क्रिया है साक्षात्कार चित्त, किसी को समझने के लिए, अर्थ स्वीकृति के लिए, अर्थपूर्वक वस्तु स्वीकृति के लिए जो प्रयोजित है। जैसे पानी शब्द के साथ ही पानी रूपी वस्तु को अस्तित्व में स्वीकारने की क्रिया यह चित्त क्रिया है। इसी प्रकार बुद्धि में बोध क्रिया निश्चयता, स्थिरता को स्वीकारने की अर्हता, इसी को दूसरी भाषा में सत्य, धर्म, न्याय को दृढ़ता पूर्वक स्वीकारने की क्रिया है। पांचवी क्रिया अनुभव क्रिया की महिमा नित्य समाधान, नित्य सुख, शांति, संतोष, आनंद के रूप में सत्य को स्वीकारने, प्रमाणित करने और आनंद रूपी आश्वासन से परिपूर्ण होने की क्रिया है। ये पांचों क्रियाएं जीवन बल के रूप में कार्य करता हुआ स्पष्ट होता है। अनुभव ही प्रमाण है, इसका फलन आनंद है, जीवन स्वत्व है। इसको प्रमाणित करने के क्रम में संकल्प को परावर्तित करने के लिए चित्रण को सार्थक बनाने के लिए विश्लेषण को क्रियान्वयन करने के लिए चयन, तौर तरीका का चयन पूर्वक प्रमाणित करता हुआ मानव को पहचाना जा सकता है। इस विधि से ये पांचों परावर्तित होने वाली क्रियाओं को शक्ति नाम दिया गया। इसी बल को स्थिति परावर्तित करने वाली क्रिया को गति नाम दिया है। इस प्रकार जागृत मानव का स्थिति गति जीवन क्रियाकलाप के आधार पर अर्थात जीवन की स्थिति गति के आधार पर परस्पर पहचानने में आता है। शरीर रचना के अनुसार मानव का पहचान होता ही नहीं, न कभी होगा। इसलिए हमें जीवन में परिवर्तन पर ध्यान देना बनता है। परिवर्तन आज तक के प्रधान शोध अनुसंधान से साकार होने की गतिविधियाँ सुस्पष्ट हो चुकी हैं। शेष भाग मनास्वस्थता है। उसे सहस्तित्ववादी दृष्टिकोण से सुस्पष्ट होने वाली ज्ञान विज्ञान विवेक संपन्नतापूर्वक अज्ञान समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक मानव आकांक्षा और जीवन आकांक्षा को सार्थक बना सकते हैं। इसे हर नर नारी प्रयोग पूर्वक प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं।